नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजंता क्लासेज के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि नवंबर में आपके विशेष रूप से 2 नवंबर को लैब असिस्टेंट के एग्जाम की तिथि तो घोषित है, बस वैकेंसी आनी बाकी है। बहुत जल्द आपको लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। आज के वीडियो में हम विशेष रूप से लैब असिस्टेंट में जो ज्योग्राफी का विषय है उसको लेकर बात करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने साइंस का भी एक वीडियो बनाया था। आज अपन बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर, जिसमें आपके फर्स्ट पेपर के लेकर मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लूंगा। उसके बाद जो हमारे सुरेंद्र सर है जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो आपको विशेष रूप से सिलेबस के बारे में बता देंगे कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इस बार एक बात ध्यान रखना, जो ज्योग्राफी वाले हैं, साइंस वालों में और ज्योग्राफी वालों में एक बड़ा अंतर है कि जो साइंस से दे रहे हैं ना लैब असिस्टेंट का पेपर, तो वहां पर तो आप देखोगे कि पेपर ही कितने होने हैं, 2 पेपर होने हैं, है ना। एक पेपर तो होगा जीके का और दूसरा पेपर होगा साइंस का। लेकिन जो होम साइंस है और जो ज्योग्राफी है, उनके लिए ये झंझट खत्म कर दी गई है। आपके सीधा सीधा क्या कर दिया गया है, एक ही पेपर कर दिया गया है, जिसमें आपके क्या कर दिए गए हैं, 2 भाग कर दिए गए हैं, एक ए भाग और दूसरा बी भाग। ए भाग में आपके राजस्थान जीके रखा गया है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, जिसके 100 नंबर होंगे। और बी भाग में आपके 200 नंबर का होगा। टोटल पेपर कितने का होगा, 300 नंबर का। और समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटे का। मतलब साइंस वालों के जैसा आपके 2 पेपर नहीं होने वाला है, पेपर एक ही होने वाला है। 1/3 में आपके राजस्थान जीके है और 2/3 में आपके ज्योग्राफी विषय रहने वाला है। ठीक है, जीके के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ज्योग्राफी के बारे में हमारे जो एक्सपर्ट है सुरेंद्र जी, वो आपको अच्छे से बता देंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो, सीधा सीधा हिसाब दिया हुआ है कि सामान्य ज्ञान में केवल राजस्थान जीके डाला गया है और ब भाग में केवल ज्योग्राफी डाला गया है ना। अब इसमें क्या दिया गया है, परीक्षा में न्यूनतम आपको 40% से पास करना जरूरी है। और अभी आप देख रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी जैसा पेपर बना रही है, पास करना मुश्किल हो रहा है। और राजस्थान जीके में तो चोटी हो रही है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वो ऊपर ऊपर पढ़ने वाला सिस्टम चला गया है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी सर, तो बराबर 1/3 रहेगी, जो इस बार अपने अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों का ने सिस्टम ही बना लिया है। अधिकतर भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो राजस्थान जीके का जो है आपका सिलेबस, वो क्या रहने वाला है, तो कोई विशेष बात नहीं है। राजस्थान जीके में वही रखा गया है, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स। जो मैं कहता हूं राजस्थान जीके के 5 पुत्र कौन कौन से, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसके साथ में करंट अफेयर्स। जो बंदा ये पढ़ लेता है, अच्छे से पढ़ लेता है, तो एग्जाम चाहे राज्य स्तर का कोई भी हो, यहीं से मेरिट में आने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। तो राजस्थान इतिहास में वही जो होते हैं, हर पेपर में होते हैं। क्या क्या होता है, तो एक तो अपना राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत है ना, जो शिलालेख है, जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, जो बइया है, जो सिक्के हैं, वहां से एक आधा प्रश्न आ ही जाता है। उसके बाद में प्रमुख सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, हड़प्पा, अपना आहड़ है, गणेश्वर है, इनको लेकर प्रश्न। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख राजवंश और इनकी उपलब्धियां, तो प्रमुख राजे महाराजे, प्रमुख राजवंश, और फिर मुगल राजपूत संबंध, तो यहां से प्रश्न बनेगा, है ना। उसके बाद में स्थापत्य कला, जिसमें अपन विशेष रूप से बात करेंगे। स्थापत्य कला की विशेषता टॉपिक डाला है। देखो, एक तो क्या लिखा है कि प्रमुख किले, स्मारक संरचनाएं, ये एक टॉपिक हो गया। लेकिन यहां पर लिख दिया है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। अगर आप लोगों ने इस बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ और जो जीके का पेपर हुआ उसको देखा हो, तो यही टॉपिक लिख रखा था, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। और एक प्रश्न पूछ लिया था रणकपुर के जैन मंदिर का। विद्यार्थियों का दिमाग हिल गया था कि यह कैसा प्रश्न है और कहां से आ गया है। एक्चुअल में वो इस टॉपिक से प्रश्न बना था कि राजस्थान में जो प्रमुख मंदिर है, किले हैं, उनकी स्थापत्य कला में क्या खास बात है, वो विशेषताओं को लेकर अभी प्रश्न बन रहा है। तो ये पैटर्न आरएस से शुरू हुआ था, फर्स्ट ग्रेड में आ गया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो पटवार वीडियो और लैब असिस्टेंट होगा। तो अब इस प्रकार का प्रश्न बनता है जहां पर आपको स्थापत्य कला की विशेषताएं पूछी जाती है। अब वो बातें गई कि आपसे पूछा जाएगा कि फलाना मंदिर कहां पर है, नहीं, अब उस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी स्थापत्य कला में, उसकी नक्काशी में क्या विशेषताएं हैं, वहां से प्रश्न बनने लग गया है। तो अब हमारी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखो टॉपिक क्या लिखा है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन
और देवी देवताएं, मतलब संत संप्रदाय और देवी देवताओं की बात हो रही है। प्रमुख प्रमुख हमारे लोक देवता, देवियां और राजस्थान के जो भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उनकी बात की जा रही है। जैसे संत जाम्बोजी हो चाहे रामचरण दास जी, उनकी बात हो रही है। उसके बाद में टॉपिक क्या लिख दिया है, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां और हस्तशिल्प। यहां से तो प्रश्न खैर बनता है, चाहे मेवाड़ शैली हो चाहे बूंदी शैली हो। और उसके बाद में हस्तकलाओं का प्रश्न एकादा हर एग्जाम में आ ही जाता है। उसके बाद में राजस्थानी भाषा साहित्य, प्रमुख कृतियां एवं बोलियां। अब बोलियों का प्रश्न भी बनता है। बोलियों का इतना प्रश्न नहीं बनता जितना आपके प्रश्न किसका बनेगा, वो बनेगा राजस्थानी साहित्य का। कौन सी पुस्तक का रचनाकार कौन है, जैसे नैन श्री ख्यात को लेकर प्रश्न बन सकता है, मारवाड़ परगनारी विगत हो, सूर्यमल मिश्रण हो, बांकीदास हो, ये ना प्रमुख प्रमुख जो हमारे राजस्थान के कवि हैं, वहां से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। फिर आपके मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न आप मान के चलिए। एक प्रश्न मेले का, एक प्रश्न त्योहार का। अब ध्यान रखना, मेला और त्योहार में एक बड़ा अंतर आएगा। त्योहार में आपको तिथियां याद करनी पड़ेगी कि कौन सा त्योहार किस तिथि को आता है। जैसे गुड़ला पर्व कब मनाया जाता है, आपको तिथि याद रखनी है। लेकिन मेले में आप तिथियां बहुत ज्यादा याद नहीं करोगे, चल जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा स्थान के, कौन सा मेला कहां है, फूलडोल महोत्सव कहां मनाया जाता है या फूलडोल मेला कहां होता है। मेलों में प्रश्न स्थान याद रखना है और त्योहार में आपको तिथि याद रखनी है। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, गुड़ला पर्व कब मनाया जाता है ना, यह अंतर हो जाता है। फिर लोक संगीत, जो हमारे लोकगीत है, संगीत से संबंधित जो जातियां हैं और हमारे जो संगीत की विधाएं हैं, उनको ठीक से पढ़ना है। फिर लोक नृत्य, चाहे जनजातीय नृत्य हो, चाहे क्षेत्रीय नृत्य हो, चाहे धार्मिक नृत्य हो, सामाजिक नृत्य हो या व्यावसायिक नृत्य हो। उसके बाद में वाद्य यंत्र, जो हमारे तत्वाद्य यंत्र है, चाहे सुशील वाद्य यंत्र है, घन है, चाहे अवनद वाद्य यंत्र है, उनका एक आधा प्रश्न। और फिर जो आभूषण है, तो ये तो लगभग हर एक एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। फिर राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, इसमें हमारी राजस्थान की जो विशेष जो है ना, विवाह से संबंधित प्रश्न हो सकता है, मृत्यु से संबंधित प्रश्न हो सकता है, जन्म को लेकर प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे रीति रिवाज है या हमारे जो 16 संस्कार है, उनको लेकर प्रश्न इसी टॉपिक से बनते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, तो लगभग जब हम किले पढ़ते हैं, मंदिर पढ़ते हैं, उनके साथ में पर्यटन स्थल भी पढ़ने में आ जाते हैं। लेकिन यहां पर केवल स्थल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पर्यटन क्या हो चुका है, उद्योग बन चुका है। तो इसको लेकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा जो जो काम हो रहे हैं, सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है, जैसे आरटीडीसी होटल की स्थापना करना, पैलेस ऑन व्हील चलाना, ये सरकार के द्वारा जो प्रयास हो रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आजकल प्रश्न वहां से बनने लग गया है। तो थोड़ा यहां पर सजग रहना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व तो में वैसे तो बहुत लंबी हो जाता है मामला, लेकिन आपको जो हमारे राजस्थान की प्रमुख हस्तियां हैं, जैसे जयनारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री है, माणिक्यलाल वर्मा है, जमनालाल बजाज है, सागरमल गोपा है, या केसरी सिंह बारठ है, जोरावर सिंह बारठ है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़कर जाना है, इनके व्यक्तित्व को पढ़ के जाना है, इनके कार्यों को पढ़ के जाना है। इन्होंने कोई अखबार निकाला है, कोई आंदोलन किया है, कोई पुस्तक निकाली है, जन्म कहां हुआ है, किस रियासत से इनका संबंध रहा है या वर्तमान में किस जिले से इनका संबंध रहा है, ये चीजें पढ़कर जाना पड़ेगा आपको। उसके बाद में राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियां, जो हमारे राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, टॉपिक स्पष्ट लिख दिया है। तो मैं आपको यह कहूंगा कि जितनी भी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, उनका आप क्रम याद रख के जाओगे। अगली बार अगर प्रश्न बना तो क्रम से संबंधित बनेगा, क्योंकि टॉपिक जिस तरीके से लिखा गया उसमें ऐसा ही प्रश्न बनता है। केवल ब्रिटिश काल लिख दिया होता, 1857 की क्रांति लिख दिया होता, तो फिर अपन इतना दिमाग नहीं लगाते। लेकिन साफ लिख दिया ना, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां, तो अब क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जितनी भी रियासतों ने संधियां की थी, आपको सभी क्रमवार तिथिवार याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक प्रश्न बनने की संभावना पूरी है यहाँ पर। फिर 1857 की क्रांति, तो नो डाउट प्रश्न आएगा। और जन आंदोलन है ना, तो वो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उसके बाद में कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। तो हमारे यहां पर जो 1857 की क्रांति के बारे में वापस 3 चरणों में बांट सकते हो। एक वो आंदोलन जो जनजातियों में, विशेष रूप से भीलों का आंदोलन बड़ा लंबा चला है। 1818 से भीलों का आंदोलन शुरू हो जाता है और 3 चरणों में चलता है। 1860, फिर 60 के बाद में 90 और 90 के बाद में फिर आजादी तक चलता है। तो 3 चरणों में उसको पढ़ना पड़ेगा। मीणों के आंदोलन पढ़ने पड़ेंगे, मेर जाति के आंदोलन पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में जो किसान आंदोलन है, मेवाड़ में भी हुए, शेखावटी क्षेत्र में हुए, भरतपुर में हुए, तो ये आंदोलनों को ठीक से पढ़ना है। मारवाड़ में हुए, बीकानेर में हुए। और उसके बाद में प्रजामंडल आंदोलन, जो राजनीतिक आंदोलन जिसको हम कहते हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद राजस्थान का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक प्रश्न एग्जाम में आता ही
आता है राजस्थान का राजनीतिक जागरण एवं विकास एवं महिलाओं के विशेष संदर्भ में, तो इसमें प्रजामंडल को भी पढ़ना पड़ेगा और आजादी के बाद में भी जो राजस्थान की विशेष रूप से महिलाओं की विशेष उपलब्धियां रही है वो टॉपिक पढ़कर आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल है, तो राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, ज्योग्राफी, मुख्य। अगर आपका ज्योग्राफी से ही आप लैब असिस्टेंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में आप पहले से ठीक ठाक तरीके से जानते होंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आनी नहीं है। तो राजस्थान का जब भूगोल कहते हैं तो केवल भूगोल नहीं होता है, भूगोल के साथ राजस्थान की ध्यान रखना मित्रों, अर्थव्यवस्था अपने आप ही आ जाती है ना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक आ जाती है ज्योग्राफी के साथ में। तो स्थिति एवं विस्तार, फिर भौतिक विभाजन जो 4 भागों में बांट रखा है, उसके बाद में राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी कि नदियां वगैरह, फिर राजस्थान की जलवायु थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी आपको, उसके बाद में राजस्थान में मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पति है ना, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण पारिस्थितिकी मुद्दे जिसमें आपके रामसर वगैरह साइट पूछी जा सकती है, मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल का विस्तार, यहां से भी टॉपिक बन सकता है। फिर आपके जो कृषि जलवायु प्रदेश है, देखो राजस्थान को 4 भागों में भौतिक आधार पर बांटा गया, लेकिन अभी बहुत से एग्जाम में प्रश्न पूछा, बेचारे छोरे परेशान थे, कृषि के आधार पर कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, 10 भागों में बांटा गया। तो यहां से भी प्रश्न आजकल अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, तो राजस्थान में कौन कौन सी फसलें होती है, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, या जायद फसल कौन सी है, या खाद्यान्न कौन सा है, या दलहन कौन सा है, या व्यापारिक फसल कौन सी है, इस प्रकार के प्रश्न यहां से बनते हैं। और कौन सी फसल कब बोई जाती है, और फसलों की नस्ल को लेकर भी प्रश्न बन जाता है कि मक्का की नस्ल कौन सी, या गेहूं की नस्ल कौन सी, या बाजरे की या कपास की नस्ल कौन सी। उसके बाद पशुधन, तो यहां पर आपको एक तो नवीन डाटा याद रखना, आंकड़े याद रखना है कि कौन से पशु किस जिले में होते हैं, उनकी नस्लें भी याद रखनी पड़ेगी और उनकी उपयोगिता भी ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुउद्देशीय परियोजना, इसके सिंचाई परियोजना के साथ में आप पढ़ ही लेते हो, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है तो एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अलावा ऐसी भी परियोजनाएं है, सॉरी इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचाई परियोजना है, मुख्यतः पेयजल परियोजना है। लेकिन जब हम भाखड़ा नांगल बांध की बात करें या इसी प्रकार से जब चंबल के ऊपर जो 4 डैम बने हुए एमपी और राजस्थान में, ये बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि यहां पर बिजली का उत्पादन भी करना है, पेयजल भी देना है और सिंचाई के लिए भी पानी देना है, मतलब एक ही साथ अपने को बहुत सारे काम करने हैं, तो वो सारी चीजें इसमें। फिर जल संरक्षण, इसमें आपको एक तो नवीन सरकारें क्या काम कर रही है और दूसरा प्राचीन रियासत काल में राजाओं ने क्या काम कर रखे, इसमें आपको झीलें भी पढ़नी है, बावड़ियां भी पढ़नी है, बांध भी पढ़ने हैं, और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर झालरे वगैरह बनते थे उनको भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, या जो हमारी परंपरा के शैली खड़ीन क्या होती है ना, वो चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, टाका क्या होता है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर राजस्थान में परिवहन, तो इसमें आपको रेल है, हाईवे है और हमारा जो सड़क मार्ग है, इसको नवीन डाटा के साथ पढ़ के जाना कि दिसंबर 2024 तक हमारे राजस्थान सरकार में कितने किलोमीटर सड़कें बन चुकी है, नेशनल हाईवे कितने हैं, कौन कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है, कहां कहां से निकलता है, वो सारी चीजें। खनिज संपदाओं से एक प्रश्न आता है, डिफिकल्ट प्रश्न आता है, आजकल तो बहुत हार्ड प्रश्न पूछने लग गए हैं। तो जितने भी हमारी प्रमुख प्रमुख खदानें हैं, वो खदानें कौन सी है, किस खनिज से संबंधित है, किस जिले में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद में आपका जो सेकंड पार्ट है वो पूरा का पूरा किसका है, ज्योग्राफी का, भूगोल का पार्ट है। तो उसको फिर अब मैं सर को आमंत्रित करूंगा, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे और वही बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, यहीं से स्टार्ट होता है सर, इसके अगला टॉपिक यहीं से दिया गया है। छपा नहीं है तो इसको वापस लोड करना पड़ेगा सर, यहीं से दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, एक बार जो आपका बी पार्ट है उसको लोड कर लेते हैं। अजय सर मुझे जरा बताइए कहां है आपकी पीडीएफ, इसी में है क्या? यही है, देखते हैं ज्योग्राफी वाला पार्ट वापस। पेज कट गया है एक, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो ये हो गया साइंस का पार्ट, इसको हटा देते हैं और
ये सेकंड पार्ट ज्योग्राफी, ये वाला पेज आपके गायब हो गया है। ठीक है, तो इस एक पेज को निकाल लेते हैं, बाकी सारा हटा देंगे। ठीक है, चलो ये दिख जाएगा यहां पर। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे पेज अपने काम के नहीं है, उनको हटा देंगे। चलो चलिए, ये लीजिए सर, यहां से आपको कंटिन्यू मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुरेंद्र सर को, जो आपको थोड़ा सा अब जो सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी, उसके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दे, ये क्या करना है, कैसे करना है। तो स्वागत है सर, और ये लीजिए, संभालिए मैदान। धन्यवाद सर। ये थे राजस्थान इतिहास कला संस्कृति विशेषज्ञ सुमेर जी सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, जैसा कि सर ने आपके सामने जो आपके पेपर का जो भाग अ है इतिहास कला संस्कृति, उसके बारे में विस्तृत रूप से सिलेबस को डिस्कस किया आपके सामने। एक वीडियो हालांकि सिलेबस का आपने डाल रखा है, उसमें भाग अ का नहीं था। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी थे, पूछ भी रहे थे, तो मैंने सोचा आज कि क्यों ना पूरा विस्तृत सिलेबस जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में पूरा कंप्लीट क्या है, उसको कहाँ से कहाँ तक है, उसको लेके मैंने ये सर के साथ में आज वीडियो साझा किया। सर को बोला, मैंने कहा दोनों मिलके कंप्लीट सिलेबस बताते हैं विद्यार्थियों को। काफी बच्चों ने पूछा भी था, भाग अ में और भाग ब को लेके अलग अलग दुविधा भी थी, तो आज आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ में रूबरू चल रहे हैं। तो भाग अ में आपने देखा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। अब भाग ब में अपना शुरू हो जाता है भूगोल। जैसे कि शुरू में आपको सर ने बताया, भाग ब में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न कितने होंगे? 100। नंबर कितने होंगे? 200, है ना। और 50 क्वेश्चन इसके आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के हैं, उसके नंबर है 100। टोटल आपके 300 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है? 300 नंबर का। तो जहां तक भूगोल की बात है, तो विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी बोला था, 11-12 की जो एनसीईआरटी की 4 बुकें हैं थ्योरी प्लस 2 प्रैक्टिकल की, 6 बुकों से बाहर कुछ नहीं है। उन 6 बुकों को ही आपको लाना है। आपको विशेष अभी 4 बुकें ही लानी है, जो 2 11 में चल रही है, 2 12 में। भौतिक भूगोल, भारत भूगोल, मानव भूगोल और अर्थशास्त्र और भारत लोग और अर्थशास्त्र, ये 12 की बुक है। ये 4 बुकें ही अभी वर्तमान में आपको लानी है, उसी के अनुसार अपन चल रहे हैं। ये बीच में एक सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को लेके क्लास है। जहां तक भूगोल विषय या पाठ्यक्रम का सवाल है आपके लैब असिस्टेंट में, तो पहला टॉपिक है आपका भूगोल, एक समाकलित विषय के रूप में। भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, एक ही टॉपिक है, छोटा सा है। इस पे वीडियो मैंने डाल रखा है, आप देखना उसको जाके। उसके बाद सेकंड टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन विद्वानों ने कैसे मत दिए, एक तारक मत, द्वितारक मत, है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी मत, इसको भी अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आंतरिक संरचना को भी अपन ने पढ़ लिया है। IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने आपके जो क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 भागों में बांटा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। उसके संबंधी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। उसके बाद महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, इसको पढ़ेंगे। फिर शैलें हैं, इनके प्रकार, इनकी विशेषताएं। शैलें आपको पता है 3 है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। शैल का टॉपिक है। शैल के बाद में आपको भूआकृतिक प्रक्रियाएं, विभिन्न प्रकार के प्रोसेस। उसके बाद में स्थल रूप और उसका विकास। इन प्रक्रिया में अनाच्छादन है, फिर अपक्ष है, अपर्दन है, निक्षेपण है ना, वृत्त संचलन है, ये सारे पढ़ेंगे अपन। उसके बाद विभिन्न प्रकार के स्थल रूप। स्थल रूप में मुख्य कारक जल से निर्मित स्थल स्वरूप, जल के अपर्दन से और जल के निक्षेपण से। उसके बाद पवनों के अपर्दन से, पवनों के निक्षेपण से, ये होगा। उसके बाद भौमजल के अपर्दन से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं और निक्षेपण से कौन कौन से बनते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। हिमानी के अपर्दन से और हिमानी के निक्षेपण से, ये आएगा इसमें। उसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन एवं इनकी संरचना। वायुमंडल का संगठन किन किन से बना है, कौन सी गैसें हैं, धूलकण है, सबका मिश्रण है, कहां पे वाष्पीकरण है, कहां पे किसका कितना प्रतिशत है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन उनकी संरचना, विभिन्न प्रकार के स्तर, क्षोभमंडल कहां से कहां तक है,
क्षोभमंडल नाम किसने दिया, कौन सी परतें कहां तक है। उसके बाद अपन देखेंगे वायुमंडल की संरचना के बाद आएगा अगला टॉपिक विद्यार्थियों आपका सूर्य तप, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद उष्मा संतुलन, उसके बाद तापमान का वितरण, ग्लोब पर तापमान का वितरण। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका वायुदाब, वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुदाब प्रेशर बेल्ट, पूरे पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां हैं, सबका अध्ययन करेंगे। उसके बाद परिसंचरण में आपके चक्रवात और प्रति चक्रवात, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद वायुमंडल में जल वाष्पीकरण के रूप में, संघनन के रूप में, वर्षा के रूप में, वर्षा के प्रकार एवं वर्षा का वितरण, है ना। वर्षा कितने प्रकार की है, संवहनीय वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है, और इनके वितरण कौन कौन से क्षेत्रों में है। फिर है विश्व की जलवायु, जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण दे रखा है विश्व जलवायु के संदर्भ में। कोपेन ने 1931 में अपना वर्गीकरण दिया था, ठीक है। उसमें 1936 में इसके शिष्य ग्रेगरी ने संशोधन किया था, वो उसके बाद में उस वर्गीकरण को पढ़ेंगे। हरितगृह प्रभाव, भूमंडलीय उष्मन, जलवायु परिवर्तन। उसके बाद जलीय चक्र एवं अंत समुद्री उचाउच, है ना, ये चक्र के रूप में पढ़ेंगे। जलीय चक्र, जल के वाष्पन से लगा के संघनन के माध्यम से बादल बन के वर्षा के रूप में वापस नदी नालों के रूप में समुद्र में जाके जल गिरता है, वो चक्र है इसका। उसके बाद तापमान एवं लवणता का वितरण महासागरों में, और महासागरीय तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराएं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति कौन कौन से सिद्धांत के अनुसार हुई, विद्वानों के मत है। उसके बाद में ज्वार धाराएं, धाराएं 2 प्रकार की होती है, गर्म जल की धारा और ठंडे जल की धारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, नेक्स्ट विद्यार्थियों जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र, जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र, है ना। जैवमंडल में इकोसिस्टम क्या है, एजी ट्रांसलैंड इकोसिस्टम सबसे पहले प्रयोग में लिया था। उसके बाद बायोम, बायोम क्या, उनके प्रकार कौन कौन से। फिर विभिन्न प्रकार के चक्र है, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, खनिज चक्र, पारिस्थितिकी संतुलन, है ना, ये पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण कैसे किया जाए उसको पढ़ेंगे। फिर आ जाता है, यहां तक तो थे आपके। उसके बाद आ जाती है आपकी 11th की भारत भौतिक प्रदेश, भारत भूगोल, भारत का भूगोल आ गया 11th क्लास का। इसमें आपके भारत की स्थिति, आकार एवं भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थिति, आकार एवं भारत के पड़ोसी देश। फिर आ गया भू आकृतिक खंड, भारत के भौतिक प्रदेश, उसको भी पढ़ेंगे अपन। फिर पढ़ेंगे जल संबर संकल्पना, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत के अफवा तंत्र, भारत की नदियां। उसके बाद देखेंगे अपन मानसून, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसकी क्रियाविधि, मानसून कब आता है, मानसून वापस कब जाता है। जैसे अभी मानसून काल चल रहा है भारत में, लेकिन राजस्थान में विशेष देखोगे आप तो मानसून के अंदर क्या है, अभी विच्छेद है। मानसून का विच्छेद, मानसून वर्षा का कुछ समय के लिए 1 सप्ताह कम से कम या 5 से 10 दिन के बीच में जो वर्षा नहीं होती है उसे बोला जाता है मानसून विच्छेद। उस गैप के पीछे क्या क्या कारण है उनको पढ़ेंगे। फिर देखेंगे विच्छेद और निवर्तन, निवर्तन का अर्थ है मानसून का लौटना। उसके बाद ऋतुएं और उनका वर्षा का वितरण एवं वर्षा की परिवर्तिता। फिर जलवायु का प्रकार कोपेन के अनुसार। फिर मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन, है ना। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव है मानसून का, उसका अध्ययन करेंगे। फिर वनों के प्रकार, वन वितरण भारत के संदर्भ में। फिर भारत की मृदा, उसके बाद दे रखा है नेक्स्ट यहां से। फिर है आपकी आपदाएं, भारत में कौन कौन सी आपदाएं हैं उसका अर्थ है, उसका वर्गीकरण है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन को लेके भारत में कौन सा सिस्टम तंत्र है, कहां पे क्या सुविधा है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके यहां से पार्ट शुरू हो जाता है प्रायोगिक भूगोल का। अब तक जो पढ़ा वो था भारत का भूगोल। प्रायोगिक भूगोल में मानचित्र, मानचित्र के प्रकार, मापनी, मापनी के प्रकार, साधारण रेखीय मापनी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण और सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से पहले अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर का अर्थ और इसे कैसे समय का निर्धारण किया जाता है।
उसके बाद आपका है मानचित्र प्रक्षेप। मानचित्र प्रक्षेप में इसके प्रकार, निर्माण, इसकी विशेषताएं और एक मानक अक्षांश, शंक्वाकार प्रक्षेप और सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, ये 2 प्रक्षेप स्पेशली आपके कोर्स में दे रखे हैं। उसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन। स्थलाकृतिक मानचित्रों के अध्ययन के अलावा आपका दे रखा है समोच्च रेखा, अनुप्रस्थ काट एवं स्थलाकृतियों की पहचान, जिसमें ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात, भृगु, ये आपने स्थल स्वरूप अगर प्रायोगिक काम ढंग से किया है तो आपको याद हो गए, ये सारी स्थलाकृतियां आपने समोच्च रेखाओं के आधार पर बनाई थी, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल का ही पार्ट है अगला भी। अगला दे रखा है वायु फोटोग्राफ, इसके प्रकार, ज्योमिति, ऊर्ध्वाधर और वायु फोटो चित्र, ये भी प्रायोगिक का भाग है। उसके बाद उपग्रह, बिंब, सुदूर संवेदन, आंकड़ों के अध्ययन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं इनके, संवेदक और सुदूर संवेदक आंकड़ों, उपग्रह बिंबों से भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान कैसे की जाती है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद मौसम उपकरणों का प्रयोग, ताप को मापने तापमापी, आर्द्र एवं शुष्क बल तापमापी, वायु दिशा सूचक यंत्र और वर्षा मापक यंत्र, ये जो उपकरण है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद मौसम चार्ट्स का प्रयोग कैसे करते हैं, उसमें वायुदाब, हवा एवं वर्षा का वितरण का वर्णन किस रूप में दर्शाते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे मानव भूगोल, ये आ गई है वापस आपके 12th की मानव भूगोल आ गई। 12th के अंदर जो चल रही है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल की परिभाषा, रेडजेल और उनके शिष्य एलेंसी सैंपल, 2 ही मुख्य परिभाषा है और उसमें से एक परिभाषा आनी आनी है। उसके बाद इसकी प्रकृति क्या है, इसके विषय क्षेत्र क्या है और मानव भूगोल का महत्व क्या है। उसके बाद विश्व की जनजातियां, इसमें एस्किमो और बुशमैन 2 दे रखी विश्व की जनजातियों में, फिर गौड़ और भील जनजातियां, ये भारत के संदर्भ में 4 जनजातियों का अध्ययन अपन को करना है। उसके बाद आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषता इनकी, इन्हीं 4 जनजातियों की, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है। इसके बाद आपका टॉपिक जनसंख्या, वितरण, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या में 3 ही चीजें होती है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का घनत्व। इन तीनों को अच्छे से अपन पढ़ेंगे, 12th की भूगोल में दे रखा है आपके। फिर जनसंख्या वृद्धि है ना, वृद्धि, वितरण और घनत्व 3 को ही पढ़ा जाता है जनसंख्या के संदर्भ में। फिर जनसंख्या की संरचना आयु वर्ग के अनुसार, लिंगानुपात के अनुसार और ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के रूप में इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से डायग्राम बनते हैं उनके साथ इसका अध्ययन करेंगे। फिर आगे आपका माइग्रेशन, प्रवास, प्रवास की संकल्पना, प्रवास के प्रकार, प्रवास की समस्याएं और प्रवास के पक्ष, कितने पक्ष के रूप में प्रवास किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर आगे आपके ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास संकल्पना। मानव विकास डॉक्टर अमर्त्य सेन और महमूद उल हक ने दिया था 1990 से, जो HDI निकलती है आपकी, UNDP जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, है ना, उसका अध्ययन करेंगे मानव विकास के संदर्भ में। फिर आगे आपके अधिवास, सेटलमेंट। अधिवास 2 तरह के हैं, ग्रामीण और नगरीय। उनके अधिवासों के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रतिरूप कौन कौन से और समस्याएं कौन कौन सी है। फिर करेंगे अपन नगर, कच्ची बस्ती, अर्बन, स्लम, स्लम का अध्ययन करेंगे। फिर अपन देखेंगे इनकी समस्याएं कौन कौन सी और इनके समाधान क्या किए जा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मुंबई के अंदर धारावी है, वो एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, तो धारावी इसी में आएगी। उससे क्या समस्या है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। फिर देखोगे आप प्राथमिक व्यवसाय, अब ये ऑक्यूपेशंस आ गए हैं, ह्यूमन ऑक्यूपेशंस, जिसमें प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक व्यवसाय, इनमें कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका, देखोगे विद्यार्थियों, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ और पंचम, 5 क्रियाकलाप दे रखे हैं आपको। उसके बाद अगला है भूतल परिवहन, अर्थात अब आगे अपन परिवहन के अंदर, है ना। ट्रांसपोर्ट में पहला है स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। तीनों के प्रकार और उनके मुख्य कौन कौन से है, मुख्य मार्ग है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, कौन कौन से मार्ग है उनका अध्ययन करेंगे। मुख्य महासागरीय जल मार्ग कौन कौन से हैं, कौन कौन से बंदरगाह है, और 2 स्पेशली दे रखे हैं आपके, स्वेज मार्ग और पन्नामा नहर जल मार्ग, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दे रखा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की मुख्य भूमिका क्या है। हालांकि आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, विश्व व्यापार में भारत का 1% हिस्सेदारी है। भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 1%, फिर भी वो महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन करेंगे। आधुनिक जनसंचार के उपकरण, उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक जनसंचार के रूप में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याएं, विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव, ओजोन परत के क्षरण, इनके कौन कौन से मुख्य घटक है,
कारक कौन कौन से हैं, क्या प्रभाव पड़ता है और निवारण के क्या उपाय किए जा सकते हैं, सरकारें किस वे में इस स्तर पे काम कर रही है और आम आदमी को जागरूक होकर इसको कैसे इस समस्या से दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस समस्या से यह समस्या जो वर्तमान में विश्व स्तर की समस्या बनी हुई है, पर्यावरणीय समस्या है ना, तो उसका अध्ययन करेंगे। फिर वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, जितने प्रकार के सम्मेलन हुए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा COP30 अभी ब्राजील में होने वाला है, 2025 के अंदर होगा। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप है, मोप है, पर्यावरण को लेके है ना, तो ये सारे सारे इसमें पढ़ेंगे सम्मेलन। फिर अपना नेक्स्ट है संसाधन। संसाधन की संकल्पना, संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जिमरमैन के अनुसार बहुत इंपोर्टेंट वर्गीकरण है, इनका संरक्षण कैसे करेंगे, और पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपके जो सतत पोषणीय विकास, ये बहुत इंपोर्टेंट है वर्तमान में, है ना। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेवा में आपने सुना होगा फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। उसके अंदर एजेंडा 21 एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उस एजेंडा 21 रिपोर्ट के अंदर ये सतत विकास वहीं से निकला था। वर्तमान आवश्यकता की पीढ़ी की पूर्ति किस रूप में की जाए संसाधनों की, और आगामी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संरक्षण किया जाए, तो ये इस हिसाब से सतत पोषणीय विकास था। उसके बाद अगला टॉपिक है अजैविक संसाधन। इसमें भू, जल, खनिज, लोह अयस्क, तांबा और एल्यूमिनियम अभ्रक, ये 4 खनिज स्पेशली आपके दे रखे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जो परंपरागत रूप से उपयोग में लेते आ रहे हैं उनको पढ़ेंगे, और वर्तमान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनका भी अध्ययन करेंगे, स्पेशली सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। आपको पता होगा सौर ऊर्जा राजस्थान अभी वर्तमान में पहले स्थान पर ऐसी कंडीशन में है। उसके बाद कृषि के प्रकार, कृषि के निर्वहन कृषि, व्यापारिक कृषि, आर्द्र व शुष्क गहन कृषि, विस्तृत कृषि और जैविक उद्यानिकी, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में मुख्य फसलें, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय का वितरण एवं उत्पादन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत के औद्योगिक विकास, भारत में औद्योगिक विकास और भारत के प्रमुख उद्योग। उसके बाद अपन देखेंगे क्षेत्रीय नियोजन, रीजनिंग, प्लानिंग। इसमें भी प्रादेशिक असंतुलन, कुछ प्रदेशों को विशेष विकास के रूप में आगे बढ़ा दिया जाता है, कुछ प्रदेश उसी क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, तो उनके बीच में जो असंतुलन है उनका अध्ययन करेंगे। फिर मरु विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट टॉपिक है विकास एवं नियोजन, उसमें आपका गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम और मनरेगा, मनरेगा की भूमिका और मनरेगा का वर्तमान संदर्भ में प्रभाव। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोषणीय विकास, वापस आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, उसको पढ़ेंगे। फिर इसकी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण किस रूप में है, वर्तमान में किस स्तर तक, कहां तक सक्सेसफुल है, या वर्तमान में जो मानवीय जनसंख्या है वो सतत पोषणीय विकास पे किस स्तर पे चल रही है उसको लेके, उसका अध्ययन करेंगे। फिर ग्रामीण विकास, डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग। उसके बाद प्रमुख उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग। उसके बाद खनिज आ गया, खनिज में भी आप देखोगे राजस्थान के खनिज दे रखे हैं। ये यहाँ पे विद्यार्थियों जो 4 टॉपिक है वो आपके राजस्थान के संदर्भ में है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास से लगा के प्रमुख उद्योग, खनिज और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, ये 4 टॉपिक आपके राजस्थान ज्योग्राफी से है। वहां भी पढ़ोगे, यहाँ वापस पढ़ेंगे। इसमें भी वापस सिंचाई परियोजना में चंबल नदी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना और माई परियोजना, इन तीनों को अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। उसके बाद वापस प्रायोगिक का भाग आ गया मानचित्र। मैप का अर्थ क्या है, इसके वर्गीकरण और मानचित्रांकन और थीमेटिक, ये आपके विषय मानचित्र प्रकार दे रखा है जिसमें आपके डॉट और वर्णमात्री समरेखा विधि, इसका अध्ययन करेंगे मानचित्रों के प्रकार का। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों की रचना, जिसमें दंड आरेख, चक्र आरेख और प्रवाह आरेख में आंकड़ों को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। उसके बाद भौगोलिक सूचना तंत्र, GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर परिचय एवं अनुप्रयोग। पिछली बार आपके लैब असिस्टेंट भूगोल के अंदर ये केवल इसका अर्थ ही पूछा था, GIS क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस वे में ये प्रैक्टिकल जो आपका सिलेबस का भाग है इसको आपके PDF भी शेयर कर दूंगा। और आज बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था, इसलिए मैं आज आपके सामने इतिहास कला विशेषज्ञ को लेकर आया, सुमेर सर को, ताकि आपको पता चले कि भाग अ में भी आपको कौन कौन से पढ़ना है, और भूगोल विषय का भी मैंने साथ में बता दिया। तो इस तरह से ये आपका पाठ्यक्रम है, और निश्चिंत होकर आप आराम से चैनल के साथ में जुड़िएगा। अच्छे से विषय को आपके मैं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी NCERT बेस पे 11th और 12th की जो आपका अपना सिलेबस है उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे।
ठीक है विद्यार्थियों, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।